अस्सलाम वालेकुम पाकफिल्म, मेरा नाम है सुनील मंजर। मैं पाकफिल्म वीकली के एक और एपिसोड सर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की पहली न्यूज़ जो है पेट्रोल प्राइसेस को लेके होती है। पिछले वीकली में मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि शायद पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाए, शायद ना जाए, और फाइनली डीजल की प्राइस जो है मेरा ख्याल है सेम रही थी और पेट्रोल की प्राइस ऊपर चली गई थी। लेकिन जो है सिलसिला यहाँ पर नहीं रुका, और बुरी न्यूज़ जो है वो ये है कि IMF ने जो शर्तें रखी हैं अपने पाकिस्तान को अगली कर्ज़ की किस्त देने की, उसमें से एक शर्त जो है वो पेट्रोलियम से रिलेटेड भी है। आपको याद होगा इससे पहले जब IMF के साथ मुआहदा हुआ था तो पेट्रोलियम लिवी जो है वो उसको 60 रुपये तक लेके जाना था, और वो 3-4 किस्तों में 10-10, 15-15 रुपये करके 60 रुपये के ऊपर आ गई थी। और इस टाइम जो आपकी पेट्रोल की प्राइस है पर लीटर, उसके अंदर 60 रुपये जो है पेट्रोलियम लेवी मौजूद है। पिछले हफ्ते में हमने आपको बताया था कि IMF ने कहा है कि जी पेट्रोल के ऊपर 18% GST लगाए जाए। 18% GST का मतलब ये था कि वो तकरीबन आप समझ लें 50 से 40 रुपये का करीब डिफरेंस था, बट उसको बहुत रेजिस्ट किया गया था। अब कान को इधर से नहीं तो इधर से पकड़ने की बारी आ गई है, और अब ये डिसाइड किया गया है कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसको 100 रुपीज़ पे लेके जाना है, मतलब वही 40 रुपये जो इंक्रीज़ हो जाएगी। कई लोगों को परेशानी ये थी कि 18 रुपये GST और ये जो 40 रुपये लेवी पे बढ़ रहा है, ये दोनों बढ़ेंगे। ये दोनों बनेंगे तो उसका मतलब ये कि 100 रुपये से ऊपर का डिफरेंस आएगा, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे अफोर्ड किया जा सकता है। ना ही आवाम के अंदर ये वो है सख्त है कि वो बर्दाश्त करे, और मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी लगेंगी, तो इन दोनों में से एक ने ही लगना है। और अगेन हमेशा जिस तरह गवर्नमेंट करती है कि मौत दिखा के बुखार पर राज़ी कर लें, आपको दोनों चीज़ें बताई गई हैं ताकि आप किसी एक पे भी शुक्रिया इत्तफाक़ करके गुजारा कर लें। तो न्यूज़ ये है कि तकरीबन पेट्रोल की प्राइस 40 रुपये मज़ीद ऊपर जानी है। वो एक दफ़ा कर जाएगी, 2 दफ़ा जाएगी, 3 इटरेशन में जाएगी, बट जाएगी ज़रूर। तो ये रमज़ान का टाइम है, मेरा ख्याल है कि हम पे रहम किया जा रहा है। रमज़ान के बाद जो है ना ये 40 रुपये का इंक्रीज़ आना ही आना है, और वो सूनर और लेटर मुझे और आपको बर्दाश्त करना ही पड़ना है। तो उसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें अपनी ड्राइविंग हैबिट्स, अपनी जो कंजम्पशन हैबिट्स है उनको चेंज करना पड़ेगा, कि और किसी ने हमारी बात सुननी नहीं है। ना ही IMF ने आपको रिलीफ मिलना है, ना ही गवर्नमेंट उसके आगे कुछ कह सकती है, बिकॉज बेगर्स कांट बी चूज़र वाली बात है। तो ये तो प्राइस बढ़नी ही बढ़नी है। तो हमें अपने जो है ना पेट्रोल की खपत को जो है ना रीडिफ़ाइन करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को रीडिफ़ाइन करना पड़ेगा, या ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज के ऊपर जाना पड़ेगा, जैसे हाइब्रिड कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हैं। बिकॉज जो मेजर पेट्रोलियम हमारा इंपोर्ट होता है वो मोटरसाइकिल्स के लिए होता है, और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 व्हीलर जो है ना वही इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन पाकिस्तान में लेकर आएंगे। आज की वीकली की सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं अनाउंसमेंट करूँ तो एक गाड़ी जो कि नॉन एक्सपेक्टेड थी, काफ़ी लोगों को इस बारे में ख्याल नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया था। लेकिन अगेन कई चीज़ ऐसी होती हैं जो कि टाइम बताई जाए तो अच्छी लगती हैं। तो टोयोटा क्रॉस हाइब्रिड आई थी पिछले साल के एंड में और इस साल के शुरू में, और अब उसका नॉन हाइब्रिड वेरिएंट जो लॉन्च कर दिया गया, बल्कि 23 मार्च से यानी कल से वो आपको शोरूम्स पे बुकिंग के लिए गाड़ी अवेलेबल भी होगी, और शायद आप उसको देख भी सकें। सो जो नॉन हाइब्रिड क्रॉस है जी, उसकी क्या डिटेल्स हैं अगर आप पढ़ना चाहते हो तो नीचे मैं ब्लॉग का लिंक भी लगा दूंगा। सो बेसिकली इस नॉन हाइब्रिड इंजन 2ZR-FE इंजन जो टोयोटा का होता है 1798 सीसी, और इसके 138 हॉर्स पावर हैं और 172 न्यूटन मीटर टॉर्क है। इसके अलावा इसके एक्सटीरियर में क्या ऑप्शन है, इंटीरियर में क्या ऑप्शन है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक लगा दूंगा, जिसके अंदर तमाम आपको डिटेल मिल जाएगी। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि गाड़ी से रिलेटेड आपको कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो पाकफिल्म ब्लॉग के ऊपर जाएँ, ताकि आपको 100% ऑथेंटिक न्यूज़ मिल जाती है। अगला जो ब्लॉग है वो इसी की प्राइस को लेके है कि टोयोटा नॉन हाइब्रिड जो क्रॉस आई है उसकी प्राइस क्या होगी या क्या है। सो इसके 2 वेरिएंट है बेसिकली। उसकी एक्स फैक्ट्री प्राइसेस मैं आपको बता देता हूँ। एक है टॉप ऑफ द लाइन हाई वेरिएंट, वो तकरीबन 8899 का है, और दूसरा जो लो वेरिएंट है वो 8199 का है। एज अपोज टू जो मेरा ख्याल है हाइब्रिड गाड़ी थी वो 9399 का उसका बेस वेरिएंट था, और 1 करोड़ रुपये का उसका टॉप वेरिएंट था। तो प्राइस के लिहाज से अगर हम देखें तो रिस्पेक्टिव वेरिएंट जो है वो तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए सस्ते हैं अपने कंपैरेटिव वेरिएंट के साथ। सो बेस वेरिएंट को अगर आप बेस हाइब्रिड से कंपेयर करेंगे और टॉप हाइब्रिड को जो है टॉप गैसोलीन से कंपेयर करें, सो 13 लाख रुपए का डिफरेंस है। और अब अक्सर लोगों का ये सवाल था कि किससे कम्पीट कर रही है मार्केट में, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी प्राइस वाइज अब कम्पीट करेगी आपके स्पोर्टेज 200, और अगर आप देख लें जूलियन हैवल की है उससे, बिकॉज जो हाइब्रिड वेरिएंट था वो प्राइस में इनसे ऊपर था। यस, अफादियत में मेरा ख्याल था इनसे बेहतर है, बट अब अगर आप प्राइस की बात करें और लोगों के अंदर जो है एक बाइंग पावर के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी अब कम्पीट करेगी विद प्राइस अगर हम देखें स्पोर्टेज 200 और आपकी हैवल जूलियन से। एक और गाड़ी मैं भूल गया था, वो बरतानिया का तोहफा जो पाकिस्तान में आया हुआ है MG, उसके साथ भी जो है ये कम्पीट करेगी। पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री में जो अभी तक ये सूरत हाल है, ग्लोबली अगर हम होंडा HRV की बात करें तो उसका फेस लिफ्ट रिवील किया गया। पाकिस्तानी मार्केट में भी HRV जो आई थी, और मेरा ख्याल है लास्ट अगर उसकी सेल देखी जाए वो इतनी इंप्रेसिव नहीं है, और कंपनी ने उसके ऊपर जो ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान भी लेकर आई थी।
और अगर आप उस व्लॉग को भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक लगा दूंगा। वैसे अभी जो व्लॉग जिसकी डिस्कशन अभी में हो रही है और मेरे सामने था वो HRV के फेस लिफ्ट के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं। बट अगेन ये पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली जो मॉडल लॉन्च है उसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा ग्लोबल न्यूज़ की अगर बात करें तो असूज़ू जो है, असूज़ू ने उनका D-Max पिकअप ट्रक आता है जो कि पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था मेरा ख्याल है आज से 3 साल पहले, और उस टाइम पे वो रिवो के साथ कम्पीट कर रहा था। उसी का एक इलेक्ट्रिक वर्जन ग्लोबली लॉन्च हुआ है, उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस ब्लॉग का भी मैं लिंक नीचे लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो पाकिस्तान में भी बात हो रही थी कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और उसके लिए लोगों को अल्टरनेट जो है ना एनर्जी डिपेंडेंट गाड़ियों के ऊपर जाना चाहिए। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है पाकव्हील के ऊपर लिखा गया है, जिसमें हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि स्टार्टिंग लेवल से शुरू होकर कि कौन कौन सी गाड़ी है और टॉप लेवल तक कौन कौन सी गाड़ी आती है। तो अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं जिसमें HEVs, हाइब्रिड्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तमाम की लिस्ट जो है वो दी गई है, तो आप इस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लास्ट ऑटो इंडस्ट्री से अगर हम देखें तो अगला आर्टिकल बड़ा रेलिवेंट है कि किसने ऑटो इंडस्ट्री को फोर्स किया कट करने पे प्राइसेस पे। सो लास्ट वीकली में भी आपको मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने जो IMF के प्रेशर के बाद ये डिसाइड किया था कि ऑटो इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ पहले 14 सीसी प्लस के ऊपर तो पहले जो है ना GST 25% था, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ सीसी उन्होंने कहा था जो भी गाड़ी 40 लाख से ऊपर है उसके ऊपर जो है जी 25% जो है ना वो लगेगा GST। अब मेरा ख्याल है नीड और ये और ऑटो इंडस्ट्री वालों ने एटलीस्ट ये अब डिसाइड जो है ना मेरा ख्याल है समझ लिया है कि लोगों के अंदर बाइंग पावर नहीं है, तो बजाय इसके कि वो इसको भी गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के इस टैक्स को भी कंज्यूमर पे पास करते और अपनी सेल मज़ीद डिक्लाइन करते, जो कि मैंने पिछले वीकली में आपको याद होगा प्रेडिक्शन दिया था कि जिसने भी ये 18 से 25% GST की जो पॉलिसी निकाली है उसके नताइज एक्सेल शीट पे तो आ सकते हैं, रियलिटी में नहीं आएंगे बिकॉज रेवेन्यू नीचे जाएगा। तो यस मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने तो नहीं लेकिन ऑटो इंडस्ट्री वालों को ये बात समझ आ गई थी, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो पास ऑन करे कंज्यूमर को, उन्होंने प्राइस कट कर लिया है और अपना प्रॉफिट कम कर लिया है, विच मीन्स कि येस देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉफिट इन एवरी बिजनेस। तो उन्होंने उस प्रॉफिट को कम करके अपनी जो सेल उसको बरकरार रखने का फ़ैसला किया और मेरे ख्याल से खुशाइन फ़ैसला है, वरना लोगों के अंदर ये पार नहीं थी कि वो उसको मज़ीद महंगा करें तो लोग उसको ख़रीद सकें। तो एक अच्छा फ़ैसला है और एक अच्छे टाइम पे किया है। अब देखें उस फैसले से क्या दूर रस्म आज निकलते हैं। इसी फैसले के नतीजे में लास्ट वीकली में मैंने आपको बताया था कि होंडा की काफ़ी गाड़ियाँ जो है सिटी के वेरिएंट सस्ते हुए थे और यारिस के काफ़ी वेरिएंट सस्ते हुए थे। यारिस का एक वेरिएंट डिसकंटिन्यू हो गया जिसको एरो 1.3 बोलते हैं, मेरा ख्याल वो किट है एरो किट, और उसका जो प्राइस थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो GST लगने के बाद वैसे ही लोगों की रीच से बाहर हो जानी थी, तो उन्होंने वो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके अलावा इस GST का अगर शिकार देखा जाए तो मेरा ख्याल है कल्टस का एक वेरिएंट है, उसके अलावा कोई भी गाड़ी इस GST के तीर का शिकार नहीं हुई। सो यही होता है जब आप ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जो कि ओवरनाइट एक SRO के थ्रू लेके आई जाती हैं, तो जब आप SRO खेलते हैं तो फिर उस SRO से जो है टर्न अराउंड निकालने के लिए भी मेरा ख्याल है जो है दूसरे तारीख पे भी जो भी है काम किया जाए वो मेरे ख्याल से कहते हैं ना मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो बिल्कुल ठीक किया गया और ऐसे ही करना चाहिए। ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही थी तो मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। यामाहा ने जी इंस्टॉलमेंट प्लान निकाला है YBR के लिए। इसका ये मतलब है कि YBR की सेल भी जो है मेरा ख्याल है इम्पैक्टेड हैं और एग्जैक्टली जो एक आम आदमी है जिससे गाड़ी ख़रीदी नहीं जा रही, इस तरह जो मोटरसाइकिल के ख़रीदने वाले लोग हैं उनकी भी सकत से जो है मोटरसाइकिल बाहर होते जा रहे हैं और यही वजह है कि आपको इंस्टॉलमेंट प्लान नज़र आ रहे हैं। लेट्स होप के अगेन ये ऑटो इंडस्ट्री जो है ये अपने पैरों पे दोबारा खड़ी हो सके, बिकॉज ये पिछले 1-1.5-2 साल में इनके साथ काफ़ी ऐसी सूरत हाल हुई हैं, कभी लॉकडाउन, कभी क्लोजर्स, कभी टैक्स इंक्रीज़, और आगे भी मुझे कोई नज़र नहीं आता कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा रिजॉल्व है कि वो प्राइस डिक्रीज़ हो सके। मैं हमेशा कहता हूँ प्राइस डिक्रीज़ के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक आपका गवर्नमेंट का टैक्स अगर कम हो जाएगा, दूसरा आपकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दोनों के चांसेस नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहे, तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहतर तरीका यही है कि लोकलाइजेशन को बढ़ाएं, अपने प्रॉफिट को कम करें, तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं, वरना उनकी सेल तकरीबन 0 के ऊपर जाएंगी। अच्छा जी, बाइक्स की बात हो रही थी। पंजाब गवर्नमेंट ने जी बाइक स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया है और इसके अंदर 20,000 बाइक्स दी जाएंगी विदाउट इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जिनमें से सिर्फ 1,000 इलेक्ट्रिक हैं और 19,000 जो हैं वो गैसोलीन बाइक्स हैं। आई विश इट कुड बी अदर वे अराउंड कि 19,000 इलेक्ट्रिक बाइक दी जाती हैं और सिर्फ 1,000 जो है गैसोलीन बाइक दी जाती हैं, बिकॉज जिन स्टूडेंट्स के लिए, जिन लोगों के लिए ये बाइक दी जा रही है, उन लोगों को ये बात भी बताने की ज़रूरत है कि आपको नीड ऑफ आवर ये है कि आप इलेक्ट्रिक बाइक को इस्तेमाल करें जिसका खर्चा एक आम गैसोलीन बाइक से 1/3 होता है। सो मेरा ख्याल है, मेरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में से कोई इस वीकली को देख लेगा या उन तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी। जो नंबर्स हैं, जो फिगर्स हैं, उनके मुताबिक जो आपकी गैसोलीन बाइक है उसका ख़र्चा 3 गुना ज़्यादा है एक इलेक्ट्रिक बाइक से। प्लस हम लोग जो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं उसमें जो है 60% जो इंपोर्ट बिल है वो बाइक्स की वजह से है।
जिसकी वजह से हम फिर ये बाद में हमारे पास डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो करेंसी के ऊपर जो है प्रेशर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये चाहिए कि बजाय इसके कि हम 19,000 गैसोलीन बाइक दें और 1000 इलेक्ट्रिक दें, हमें 19,000 इलेक्ट्रिक बाइक देनी चाहिए और 1000 गैसोलीन बाइक देनी चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट की बात हो रही थी, आवाम को रिलीफ देने की बात हो रही थी, तो रिलीफ तो कोई नहीं है, लेकिन नया क्रैकडाउन स्टार्ट होने लगा जी ड्राइविंग विदाउट हेलमेट और लाइसेंस के ऊपर। अगेन इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। तो उसको करने का तरीका कैसा होना चाहिए कि आज से 3-4 महीने पहले भी क्रैकडाउन हुआ था और हुआ ये था कि थाने भर गए थे और जो लाइसेंस बनाने वाली जो थी ना ऑफिस वो भी भर गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने जो है 1566 यानी 1566% लाइसेंस की फ़ीस बढ़ा दी थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट को आपस में अपोजिट थी, क्योंकि अब नई पंजाब गवर्नमेंट आ चुकी है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट ये होगी कि खुदारा ये जो कैंपेन है बिल्कुल चलाई जाए, लोगों को बगैर लाइसेंस के ना मोटरसाइकिल चलाने दें, हेलमेट के बगैर भी ना चलाने दें, सख्त से सख्त क्रैकडाउन करें, मेक श्योर करें कि लोग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाएं, बट लाइसेंस के हसूल को आसान बनाएं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसकी प्राइस बढ़ाई गई थी उसको बिल्कुल ना बढ़ाया जाए, उसको वापस उसी के ऊपर लेके आया जाए जो कि कई अरसों से थी और जो कि नॉर्मल है। लोग उसमें नहीं बनवा रहे थे, आप 1566% इजाफा करके एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग बढ़ा देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई जस्टिफाइबल सी कोई रीज़न है। अगर चाहते हैं कि लोग वाकई इसको बनाएं, और गवर्नमेंट का बेसिकली मोटिव भी होना चाहिए कि लोग कानून ना तोड़ें, रोड सेफ्टी को प्रमोट करें, तो एक तरफ से फाइनेंशियल गेन को छोड़ दें, इसको सिर्फ इस चीज़ पर रखें कि लोग सेफ्टी जो है उसको पूरा करें। अच्छा जी, 23 मार्च आने लगा जी, यौम पाकिस्तान है, जिस दिन रेजोल्यूशन पास की गई थी पाकिस्तान के बनने के लिए 1940 में, और इस दिन को हम हर साल यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाते हैं। 23 मार्च को हमारे इस्लामाबाद में परेड भी होती है। इसके अलावा जिन लोगों को सितारा इम्तियाज़ या जितने इस तरह के इनामात मिलने होते हैं सदारती तमगे, वो भी 23 मार्च को अनाउंस होते हैं। तो इस सिलसिले में 23 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर जो हैवी ट्रैफिक है उसकी एंट्री के ऊपर जो है थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ताकि जो परेड हो रही है वो इफ़ेक्ट ना हो। उसके लिए क्या रूट होंगे, अल्टरनेट रूट क्या हैं, किस से किस दिन तक ये प्लान है, ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पाकफील्ड ब्लॉग का लिंक मैं लगा दूंगा, उस पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। पाकफील्ड जो है 23 मार्च की तवासत से आपके लिए 2 ऑफ़र लेके आया है। एक तो इंस्पेक्शन की ऑफ़र है जिसमें आप 50% ऑफ एंजॉय कर सकते हैं। मुल्तान, पेशावर, हैदराबाद, फैसलाबाद और गुजरांवाला के लोगों के लिए 5 शहरों के लिए 50% ऑफ की ऑफ़र है। दूसरी डील जो है वो पूरे रमज़ान के अंदर आप एंजॉय कर सकते हैं। ऑटो स्टोर की अप टू 70% ऑफ है डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर। ना सिर्फ ये, अगर आप 5,000 तक की शॉपिंग करते हैं तो आप एक प्रेशर वॉशर के जो है ना लकी ड्रॉ में जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं और जीत सकते हैं ये प्रेशर वॉशर विदाउट पेइंग एनीथिंग। आपने सिर्फ अपना जो 5,000 रुपये की शॉपिंग करनी है और ऑटोमेटिकली जो है आप इस लकी ड्रॉ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। गर्मी बड़ी तेज़ी से आ रही है, अपनी गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है उसको चेक कर लें, गाड़ी के AC की सर्विस करा लें। होता ये कि अगर आप AC की सर्विस नहीं कराते उस पर लोड पड़ता है, फिर कूलिंग कॉइल लीक होता है जो कि बहुत महंगा पड़ता है। कोशिश करें अपनी गाड़ी की AC की सर्विस करा लें। और एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रमज़ान का महीना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोशिश करें कि हम इतनी रहमतों को समेटने के लिए किसी दूसरे के लिए ज़हमत ना बने। तो मस्जिदों के बाहर, तरावी के औकात में या जनरली भी गाड़ी सड़क के ऊपर छोड़ के मत जाएँ, प्रॉपर पार्क करके जाएँ। अभी रमज़ान का पहला अशरा कंप्लीट हो गया है, आज जो मगफिरत का अशरा शुरू हो गया है। अल्लाह में मुझे और आपको तौफीक दे कि हम मैक्सिमम जो है इबादत करके अपने जो है मगफिरत का ज़रिया बन सकें अपने लिए भी, और कोशिश करें कि दूसरों के लिए तकलीफ़ का ज़रिया ना बने। रमज़ान हमें बर्दाश्त का, क़ुव्वत का, रवादारी का दर्ज देता है। भूखा रहना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि हम लोग को एक डिसिप्लिन सिखाया जाए और वो डिसिप्लिन हम लोगों की ज़िंदगियों में भी आए और उससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।